हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका नया केमिस्ट्री टीचर अभिषेक गुप्ता। मैं आज क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसका मैंने एक टॉपिक लिया है वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर किसका मेजर करना है? ऑफ अ वोलाटाइल सॉल्यूशन, वोलाटाइल लिक्विड और सॉल्यूशन। इसका ही जनरली हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड और सॉल्यूशंस का हम लोग वेपर प्रेशर मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो वेपर बनने का टेंडेंसी होता है, ठीक है, ऑफ अ लिक्विड, यहाँ पर एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर। तो यहाँ पर जो वेपर बनने का टेंडेंसी होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर ठीक है, occurs by टू प्रोसेसेज। दो प्रोसेस से होगा, एक होगा वेपोराइजेशन और दूसरा होगा इवापोरेशन। वेपोराइजेशन जो होगा वो लिक्विड को बॉयल करके होगा, दैट मीन्स एट बॉइलिंग टेम्परेचर पर होगा, और इवापोरेशन जो होगा वो एट रूम टेम्परेचर पर होगा। तो वेपोराइजेशन के बारे में वी नो कि इसके लिए हमें लिक्विड को गर्म करना पड़ेगा। जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तो उससे एक वेपर निकलेगा। ठीक है, और वो वेपर को देख के हम कह सकते हैं कि लिक्विड से वेपर निकल रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है कि जो वेपर निकलने का टेंडेंसी है वो रूम टेम्परेचर पर होता है। वहां से जो वेपर निकलता है, लिक्विड से जो भी वेपर निकलता है रूम टेम्परेचर पर, वो इनविजिबल होता है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन वेपोराइजेशन जो है, ये वेपर निकलने के लिए ये फास्ट प्रोसेस है, फास्ट। लेकिन इवापोरेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां से जो वेपर निकलता है वो वेरी स्लोली निकलता है, और जो वेपर निकलता है वो हमें दिखता भी नहीं है, इनविजिबल रहता है। ठीक है, इनविजिबल वेपर निकलता है बहुत स्लोली। तो हम कैसे समझेंगे कि उससे वेपर निकल रहा है? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बोतल लेता हूं, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, इसमें मैंने देखिए यहाँ पर अगर गौर करोगे तो देखोगे कि यहाँ तक मैंने नेक तक बोतल में पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ का पोर्शन खाली है। इसको अगर मैं किसी कोल्ड प्लेस पर रख देता हूँ, ठीक है, तो 8 घंटे 9 घंटे के बाद जब हम निकाल के हटा के देखेंगे तो देखेंगे कि वेटर जो बोतल है उसके अंदर छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स जम गया है। ठीक है, ये जनरली आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप जो है एक ऐसे जगह रखो, रात को विंडो के पास रख दो जहाँ ठंडी हवा आ रही है, और सुबह उठ के देखो तो ऑटोमेटिकली आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इसके अंदर दिखेंगे। ठीक है, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये हो रहा है कि यहाँ से जो वेपर बन रहा है वो वेपर लो टेम्परेचर पर यानी ठंडी हवा के संपर्क में आकर कंडेंस हो जा रहा है, और कंडेंस होने के बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर के रूप में जमा हो जा रहा है बोतल के अंदर। ठीक है, इससे यह साबित हो रहा है कि इसके अंदर जो है इस लिक्विड सरफेस से वेपर निकल रहा है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो वेपर हो रहा है, ठीक है, ये और वेपर प्रेशर, ये दोनों चीजें, ठीक है, कैसे कोरिलेटेड हैं। जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जो वेपर निकल रहा है, ठीक है, जो इवापोरेशन से जो वेपर निकल रहा है या वेपोराइजेशन से जो वेपर निकल रहा है, चूंकि ये ढक्कन बंद है तो वेपर बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये वेपर क्या करता है, इस लिक्विड के अपर सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कुछ इस हिसाब से। जैसे मान लो कि मैं एक कंटेनर लिया है मैंने, ठीक है, एक कंटेनर लिया है, इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इस कंटेनर को मैंने क्या किया है, क्लोज कर दिया है, चारों तरफ से क्लोज कर दिया है। तो होगा ये कि एट रूम टेम्परेचर
इवापोरेशन होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो इवापोरेट होंगे, इवापोरेट होके बाहर निकलेंगे, इवापोरेट होके बाहर निकलेंगे, और फिर वो इवापोरेट होके चूंकि बाहर नहीं जा पाएंगे तो ये क्या करेंगे, लिक्विड के अपर सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड, और ये क्या हो गया, वेपर ऑफ लिक्विड, वेपर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये अपर सरफेस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। तो यहां पर ये जो वेपर प्रेशर है, दिस इज नथिंग बट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। देखिए, ये जो भी कंडीशन हो रहा है, जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, ये जो भी मेजरमेंट हो रहा है, ड्यूरिंग दिस टाइम टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हम कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इट इज अ वेपर प्रेशर हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर is a pressure exerted by vapor on the upper surface of liquid or solution, ठीक है। तो यहां से ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है अपर सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो मेरे हिसाब से वेपर प्रेशर का टर्मिनोलॉजी से आपको यह समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या है। नाउ मूविंग टू राउल्स लॉ, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। अगर हम इफ वी कंसीडर वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए अगर हम वेपर प्रेशर मॉनिटर करना चाहते हैं तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। मान लो कि ये एक बोतल लिया है, ठीक है, एक सेम डायमीटर का एक और बोतल ले लेंगे, दो बोतल ले लेंगे सेम डायमीटर का, दोनों में सेम अमाउंट तक वाटर भर देंगे, इस लेवल तक अपर सरफेस में इस लेवल तक वाटर भर देंगे, और एक में क्या करेंगे, प्योर वाटर रहेगा और एक में क्या रहेगा, सलाइन वाटर रहेगा। और दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को रात को एक में प्योर वाटर और एक में सलाइन वाटर भर के रात को हम क्या करेंगे, विंडो के पास रख देंगे जहां पर ठंडी हवा आ रही है। सुबह उठ के देखोगे कि जिसमें प्योर वाटर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा बना है और जिसमें सलाइन वाटर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स कम बना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है? देखो कि एक कंटेनर अगर हम रखते हैं, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, सेम डायमीटर का एक और कंटेनर ले रहे हैं, ये भी क्लोज्ड है, दोनों क्लोज्ड कंटेनर है। एक में क्या हो रहा है, वाटर है, प्योर वाटर, दैट मीन्स प्योर सॉल्वेंट, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल वेपोराइज होगा, इवापोरेट होगा
और इवापोरेट होके यहां चला जाएगा, और ये क्या करेगा, लिक्विड के अपर सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट आया ये क्या आ गया, वेपर प्रेशर। यहां पर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, ओके। तो ये कैसे हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर। सेम डायमीटर का हम क्या कर रहे हैं, एक और कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जिसमें ब्लू वाला पार्ट जो है वो वाटर है, रेड वाला पार्ट सपोज करो एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट से शुगर मान लो, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि यहां पर ये जो, चूंकि वाटर जो है वो वोलाटाइल है, ठीक है, तो ये इवापोरेट होगा। तो यहां पर जो वाटर इवापोरेट होगा, ठीक है, यहां पर से वाटर इवापोरेट हुआ, ठीक है, यहां पर ज्यादा रहेगा, यहां पर वाटर इवापोरेट हुआ। जो वाटर जो है इवापोरेट हो रहा है वो वाटर फ्रीली सरफेस से बाहर निकल पा रहा है, ठीक है। जो सरफेस फ्री है वहां पर वाटर फ्रीली निकल पा रहा है, और जो सरफेस पर शुगर है वहां से वाटर क्या कर रहा है, निकल नहीं पा रहा, वाटर मॉलिक्यूल के निकल नहीं पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम शुगर वाला वाटर लेते हैं, ठीक है, और शुगर वाले वाटर में को लेकर हम अगर उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो उसमें वेपर प्रेशर कम रहता है और उसमें ड्रॉपलेट्स कम बनेंगे, ठीक है। इसको कैसे समझना है कि मान लो कि वाटर लिया है, वाटर और शुगर एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया है, और वो वाटर और शुगर जो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाया है, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन में जो शुगर है वो एवरीवेयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा वाटर में, ठीक है। वो सरफेस पर भी उसी कंसंट्रेशन में रहेगा, बल्क में भी उसी कंसंट्रेशन में रहेगा, बॉटम में भी उसी कंसंट्रेशन में रहेगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होके बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है, वो अगर शुगर मॉलिक्यूल जो सरफेस पर उसके कांटेक्ट में आता है, तो जैसे ये सपोज करो ये शुगर मॉलिक्यूल्स है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा वो फ्रीली इवापोरेट होके निकल जा रहा है, लेकिन जो शुगर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ रहा है वो अटक जा रहा है, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकल नहीं पा रहा है। लेकिन जहां पर वाटर मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा वहां से फ्रीली निकल जा रहा है। यानी शुगर मॉलिक्यूल जो सरफेस पर प्रेजेंट है वो एक बाधा की सृष्टि करता है, एक हर्डल की सृष्टि करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल वेपोराइज होके इवापोरेट होके उसके सरफेस से निकलने चाहिए वो उतने निकल नहीं पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो वेपर्स आते हैं वो वेपर कम आते हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ पर वेपर प्रेशर अपर सरफेस पर कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कम लगेगा, यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहां वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो यहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, ओके। तो यहां पर मेन जो हमारा कंसर्न था कि जो वेपर प्रेशर प्योर वाटर का है और सॉल्यूशन का है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ये यहां पर प्योर वाटर है और ये यहां पर शुगर वाटर है सॉल्यूशन। ये दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जैसे ही शुगर वाटर लिया उसमें वेपर बनने का टेंडेंसी कम हुआ। दैट मीन्स व्हेन वी ऐड
a solute, when we add a solute in a pure solvent, then the extent of formation of vapor will decrease. As a result, the amount of vapor pressure will also be low. यहाँ से if we add a solute in a pure solvent, then the extent of formation of vapor will decrease. As a result, the amount of vapor pressure will also be low. Okay, so this is the explanation why the solution has lower vapor pressure compared to the pure solvent. ये मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा. Now we are going to the discussion for Raoult's law. मैं मिटा रहा हूं. नाउ राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, इधर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो इधर इंक्रीज होगा, और इधर हो गया वेपर प्रेशर. ठीक है, इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर. ये वेपर प्रेशर एक्सिस है, ये सॉल्यूट एक्सिस है. अब यहां से एक वेपर प्रेशर है P1 0. ठीक है, यहां पर x1 1 है, x2 0 है, और यहां पर x2 1 है और x1 0 है. x2 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, x1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. P1 0 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. यहां पर एक और टर्म यूज होगा P1, वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट. यहां पर इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x1 1 है, x1 1 है, दैट मीन्स ओनली यहां पर सॉल्वेंट है, और यहां पर x2 1 है, दैट मीन्स ओनली सॉल्यूट है. तो यहां पर ओनली सॉल्यूट है 100%, और यहां पर ओनली सॉल्वेंट है 100%. ओके, जैसे जैसे यहां पर हम, और ये है P1 0 है, वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का. ठीक है, जैसे जैसे हम उसमें, चूंकि अभी हमने पढ़े हैं कि व्हेनेवर हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है. ठीक है, तो यहां पर ये वाटर सपोज करो, यहां पर सॉल्वेंट से वाटर है, जैसे जैसे उसमें एक सॉल्यूट हम ऐड करते हैं उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. ओके, तो यहां से यहां पर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो फ्रॉम दिस ग्राफ empirically we can write P1 equal to 1 minus x2 into P1 0. ये empirically हम लिख सकते हैं इस ग्राफ से. अब ये जस्टिफिकेशन हम करेंगे कि ये हम कैसे लिख सकते हैं. यहां पर हमें देखना होगा कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको जानना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैंने सॉल्यूट ऐड किया उसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा.
तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो फ्रॉम देयर दिस वी कैन एबल टू गेट कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पर इस सॉल्यूशन का प्रेशर होगा P1। तो वही हो गया P वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट ऐड किया है उस एज ए रिजल्ट जो हमें सॉल्वेंट मिला वो इम्प्योर सॉल्वेंट रहा, तो उसका करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर प्रेशर कितना होगा, P1 होगा। नाउ दिस वी हैव एम्पिरिकली, ठीक है। तो ये ग्राफ से हमको इसको जस्टिफाई करना है। देखो यहां पर दो केस हम लोग कर सकते हैं। केस 1, इफ x2 इक्वल टू 0, अगर x2 0 है देन x2 0 माने ओनली सॉल्वेंट इज देयर, ओनली सॉल्वेंट इज देयर, मतलब P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इंटू P1 0, दैट मीन्स P1 equal to P1 0. This indicates here P1 equal to P1 0 indicate that there is no any solute, only solvent, only 100% solvent। ठीक है, ये केस 1 हुआ जहां पर x2 0 है, दैट मीन्स ये वाला पोजीशन पर हम आ गए। x2 0 अगर हम बोल रहे हैं तो ये वाले पोजीशन पर आ गए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस वाले पोजीशन में x2 0 है, तो x2 0 है तो न्यूमेरिकली P1 इक्वल टू P1 0 होगा। P1 0 किसका प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है। तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो कब है, जिस सिचुएशन में यहां पर हमारा सॉल्यूट नहीं है, ठीक है। तो यहां से यही इंडिकेट हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा सॉल्यूट नहीं है। नाउ बाउंड्री 2 में अगर हम जाते हैं, केस 2 में, केस 2 में यहां पर क्या हो रहा है कि इफ x2 इक्वल टू 1, तो यहां पर क्या आएगा, P1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू P1 0, मतलब क्या होगा 0 इंटू P1 0, P1 इक्वल टू 0, ये वाले पॉइंट में आ गया। जैसे में यहां पर क्या है, ओनली सॉल्यूट है, ओनली सॉल्यूट है, ठीक है। तो ओनली सॉल्यूट है और सॉल्यूट 100% है, तो नो क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है तो वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, ओनली सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन हेयर वी हैव ओनली 100% solute, that means there is no any solution। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन से ये दोनों बाउंड्री ही जस्टिफाई हो रही है। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव, ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा। नाउ अब यहां से मेरे पास है P1 इक्वल टू 1 माइनस x2 P1 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ x1 क्या है, x2 क्या है, इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर x2 वेयर x2 कैन बी रिटन एज x2 इज इक्वल टू n2 बाई n1 प्लस n2। तो सिमिलरली हम x1 भी लिख सकते हैं। x2 क्या था, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2, वेयर n1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और n2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट x1 प्लस x2 इक्वल टू 1।
इक्वेशन नंबर 2. तो therefore comparing 1 and 2 we can write P1 is equal to x1 P10. Now this is Raoult's law. Get it? This is the Raoult's law. तो क्या हो गया? What is Raoult's law? यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ impure solvent is equal to mole fraction of solvent into vapor pressure of pure solvent. This is again a Raoult's law. Raoult's law यही बोल रहा है. तो फ्रॉम Raoult's law what we can write? यहां से आप लोग देख लो. इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट इज Raoult's law? मैं मिटा रहा हूं ये वाला पोर्शन. व्हाट इज Raoult's law? Raoult's law क्या हो गया? At constant temperature when non-volatile non-electrolyte solid solute is added into pure solvent, then the vapor pressure of impure solvent will be equal to the product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent. Now आप यहां देखो कि यहां पर जब नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट जब ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर इम्प्योर सॉल्वेंट का होगा, इम्प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन. दैट मीन्स P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10. दिस वी हैव. ठीक है. तो आपके बुक में ये जो Raoult's लॉ का डायरेक्ट डेफिनेशन दिया हुआ है और हमने आज के क्लास में ये जो Raoult's लॉ का डेरिवेशन कैसे होता है, कहां से एक्चुअली Raoult's लॉ आया है, ये मैंने आपको डिराइव करके बताया है. नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आज आपको ये कैसा लगा आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा. ठीक है. और कोई इसमें इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत होगी या कोई सजेशन होगा तो यू कैन सजेस्ट मी. एंड नेक्स्ट, this is my today's first video. This is new channel. ठीक है. तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. एंड रेगुलर इंटरवल पर मैं ये वीडियो डालते रहूंगा. थैंक यू एंड बाय.